नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। दोस्तों, प्रसिद्ध रोमांटिक राइटर गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित सांवली रात, मैली चांदनी, भंवर और पीले फूल नामक उपन्यास मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत कर चुका हूँ। अब प्रस्तुत है आपके सामने गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित बहुत ही बेहतरीन और प्रसिद्ध उपन्यास माधवी। माधवी उपन्यास के ऊपर एक प्रसिद्ध फिल्म भी बन चुकी है। तो प्रस्तुत है आपके सामने इसका पहला भाग, अध्याय 1। दिसंबर की एक सर्द शाम थी। तेज और ठंडी हवा मानो शरीर को काट रही थी। दूर तक निस्तब्धता का राज्य था। कभी कभी छायादार पेड़ों के पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती। आज कई दिन बाद रसिया उस सुनसान रास्ते पर जा रहा था। ठेकेदार उधम सिंह की हवेली का रास्ता उसके लिए नया न था। कुछ वर्ष पहले वह हर दिन थैला भरकर इस हवेली की डाक लाया करता था, परंतु समय बीत गया और अब केवल उसकी स्मृति रह गई थी। वह हवेली जो मीलों से जगमगाती दीख पड़ती और लोग उसे देखकर उधम सिंह का नाम लिया करते, आज मौन और उजाड़ परछाइयों में छिपकर रह गई थी। कई कई दिन बीत जाते तो कहीं से दो एक भूले भटके पत्र आ जाते। रसिया रास्ते का उजड़ापन देखकर वैसे ही डर जाता और इस ओर की डाक को सांस से पहले ही निपटा लेता, परंतु आज उसे विवशतः इस सर्द और डरावनी शाम को इस ओर आना पड़ा। कुछ अजीब सा वातावरण था। सरसराती हुई हवा चीड़ और अनार के पत्तों को चीरती तो सनसनाटे में एक विशेष प्रकार की ध्वनि गूंजने लगती। पेड़ों के घने झुंड भयानक भूत से मालूम होते और फिर एक अंधेरा छा जाता। रसिया के मन पर कोई अज्ञात भय मंडरा रहा था। भारी पांव से वह हवेली की ओर बढ़ रहा था। झुरमुट के पीछे एक ऊंची हवेली दिखाई पड़ी। हवेली में अंधेरा था। केवल दाईं ओर वाली तीसरी मंजिल की खिड़की से आता हुआ उजाला हवा के तीव्र झोंकों से अनार के हिलते हुए पत्तों में छिपता निकलता एक छलावा सा प्रतीत होता था। खिड़की खुली हुई थी और उसमें लटका हुआ रेशमी पर्दा नागिन की भांति इधर उधर लहरा रहा था। साएं साएं करती हवा जीवन और मौत का मिला जुला आलाप छेड़े हुए थी। भानु खिड़की में खड़ी रात के फैलते हुए पंजों में सांस तोड़ती शाम को देख रही थी। उसकी आंखें दूर शून्य में गड़ी थीं। उसके नीरस मुख पर, जिसकी लालिमा सफेदी में परिवर्तित हो चुकी थी, घोर उदासी थी। आंखों के डोरे अपनी चमक खो चुके थे और ललाट पर भूतकाल की याद रेखाएं बनकर अंकित हो गई थीं। दुख अब उसका एकमात्र साथी था। भयानक वातावरण उसे डरा ना पाता था। उसका जीवन इसी उजाड़ की भांति लुट चुका था। नीचे किसी ने द्वार खटखटाया। उसके विचारों की डोरी टूटी और वह तेजी से कमरा पार करके छज्जे से नीचे आंगन में झांकने लगी। साधुराम फाटक में खड़ा रसिया से बातें कर रहा था। कौन है साधु? भानु ने ऊंची आवाज में पूछा। रसिया, तार लाया है। यह कहते हुए साधु तेजी से पांव बढ़ाता हुआ भानु की ओर बढ़ा। रसिया भी निर्बल टांगों पर बूढ़ा शरीर लिए उसके पीछे लपका। भानु तार का नाम सुनते ही सीढ़ियां उतर आई और झट से साधु के हाथ से तार छीनकर पड़ने लगी। रसिया और साधु एकटक भानु के पीले और मुरझाए हुए मुख को देख रहे थे। भानु की आंखों में एक आभा उत्पन्न हुई और दो आंसू मोतियों की भांति उसकी पलकों में झिलमिलाने लगे। ओठों पर मुस्कान नाचने लगी। मालकिन के मुख पर सहसा यह परिवर्तन देखकर साधु ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए पूछा। मालकिन? हाँ साधु, उनका तार है। क्या? सवेरे की गाड़ी से आ रहे हैं। और मोती बाबू? वे भी साथ हैं। भानु ने तार को दोबारा पढ़ते हुए उत्तर दिया और धोती के पल्लू में बंधी हुई कुछ नकदी खोलकर रसिया की हथेली पर रख दी। मालकिन, यह आप? मुझे मालकिन ना कहो, मैं तो यहाँ की दासी हूँ। मोती बाबू को आने दो, तुम्हारा मुंह लड्डुओं से भर दूंगी। यह कहते हुए भानु ने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछ डाला। साधु, झाड़न और ब्रुश लाओ। मोती बाबू का कमरा मैं स्वयं साफ करूंगी। तुम नहीं जानते, आज वह पूरे 14 वर्ष बाद
इस हवेली में पांव रख रहे हैं 14 वर्ष, कितना लंबा समय है। रास्ता ताकते ताकते आंखें भी पतरा चली हैं। यह कहते हुए वह झाड़न और ब्रुश उठाए सीढ़ियां चढ़ गई। ज्यों ही भानु ने मोती के कमरे का किवाड़ खोला, हवा का एक मचलता हुआ झोंका उसके आंचल से खेलता हुआ कहीं खो गया। उसके हृदय में एक कसक उठी। किसी छिपी हुई पीड़ा ने अंगड़ाई ली। उसके सामने एक ही छवि थी। उसके कानों में एक ही शब्द की ध्वनि गूंजी। उसे यूं प्रतीत हुआ मानो किसी का उखड़ता हुआ सांस, किसी के निश्वास उसके सामने साकार रूप में आ गए हों। यह छवि थी माधवी की, यह ध्वनि थी माधवी की, यह कल्पना थी माधवी की। यह पीड़ा, यह तड़प, यह स्मृति उन्हीं भोली भाली अंखड़ियों की देन थी जिनमें बिजली तो थी परंतु जलाने वाला नहीं था जीवनदायक। ऐसा लग रहा था मानो अब भी इस कमरे में बैठी राज्य कर रही हो। उसकी मुस्कुराहट जुगनू बनकर अंधेरे में उजाला दे रही हो। उसकी मधुर आवाज़ हवा के झोंकों के साथ वातावरण में गुनगुनाहट सी भर रही हो। सहसा उसके कानों में सितार बजने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अंधेरे में सितार के आलाप ने कमरे को झंकृत कर दिया। ऐसा लगता था मानो माधवी अपने कमरे में बैठी सितार बजा रही हो। आवाज़ तेज होती जा रही थी। भानु का दम घुटने लगा। अंधेरे और प्रतिक्षण तेज होते संगीत ने उसे भयभीत कर दिया। उसके अपने मन की धड़कन सितार के आलाप के साथ बढ़ रही थी। वह डरती डरती अंधेरे को चीरती हुई दीवार तक पहुंची और उसने झट से बिजली का बटन दबा दिया। कमरे में उजाला होते ही सितार बंद हो गया। माधवी के मधुर संगीत के स्थान पर कमरे में आते हुए तेज झोंकों की सरसराहट सुनाई देने लगी। कमरा एक समय से बंद था, इसलिए सांस घुटी जा रही थी। भानु ने अपने को संभाला और खांसते हुए अपने गले को मलने लगी। उसने ताजी हवा के लिए बाहर की खिड़की के किवाड़ खोल दिए और चिनार के पत्तों से टकराती हुई हवा कमरे में आने लगी। बाहर वृक्षों की कोमल डालियां लहरा लहरा कर एक दूसरे को छू रही थीं। उसने भय से धड़कते हुए हृदय को अधिकार में किया और धीरे धीरे सामने अंगीठी पर रखी बड़ी तस्वीर की ओर बढ़ी। एक विचित्र आकर्षण था इस तस्वीर में। यह माधवी की तस्वीर थी। माधवी जो यौवन की खिलती हुई कली थी, जो झरनों का मधुर संगीत थी और बसंत का निखारपन। कमरे की हर वस्तु में वही थी। उसी का रंग रचा हुआ था यहाँ के कण कण में। भानु की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कांपती हुई उंगलियों से झाड़न उठाया और तस्वीर पर जमी हुई मिट्टी को साफ करने लगी। उसकी घूमती हुई दृष्टि गोल कमरे में चारों ओर घूम गई। दीवार पर टंगी हुई तस्वीरों में बीते हुए दिनों की स्मृति थी। यह कुंवर उधम सिंह थे, मोती बाबू के पिता। यह उनके दादा थे और यह परदादा जिन्हें भानु जानती भी न थी। उसने तो इनमें से किसी को भी न देखा था सिवाय कुंवर उधम सिंह की धर्मपत्नी के, जिन्हें वे सब मांझी कहते थे और जिनकी तस्वीर माधवी की तस्वीर के साथ वाली दीवार पर लगी हुई थी। कमरे में पुराने ढंग का सामान हवेली का ऐश्वर्य और प्राचीन आन बान का प्रतीक था। छत पर लटके बड़े बड़े झाड़ फानूस, फर्श पर बहुमूल्य कालीन, गद्देदार लंबे चौड़े आसन, गाव तकिए, खिड़कियों और दरवाज़ों में भारी पर्दे, दीवार पर लगी हुई बड़ी बड़ी ये सब चीज़ें बीते हुए ऐश्वर्य की कितनी ही स्मृतियां छिपाए हुए थीं और अब सब चुप और मलिन हैं। हाँ, इनमें केवल माधवी की ही तस्वीर ऐसी थी जो अपनी मधुर मुस्कान से कमरे के गंभीर वातावरण में एक कोमलता भर रही थी। खिड़की खुलते ही पुराने रेशमी पर्दे हवा में लहराने लगे। भानु बराबर के कमरे में खुलने वाले किवाड़ तक जा पहुंची। उसे फिर सितार की वही मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। द्वार में लटकता हुआ पर्दा शायद इसी की तान पर लहरा रहा था। उसका हृदय एक अज्ञात भय से धड़कने लगा। सांस को रोके भयपूर्ण आंखों से इधर उधर देखती वह आगे बढ़ी, जैसे कोई आकर्षण उसे खींचे जा रहा हो। पर्दा हटाकर उसने भीतर प्रवेश किया। सितार की ध्वनि और ऊंची हो गई। वही कमरा वैसे ही सजा हुआ जैसे उसने वर्षों पहले देखा था। रत्ती भर भी तो परिवर्तन ना हुआ था उसमें। हर वस्तु वैसी ही अपने ठिकाने पर थी। उसने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा। वहाँ कोई न था, परंतु सितार बजने की आवाज़ निरंतर आ रही थी। उसे सहसा यूँ लगा जैसे
उसे किसी ने पुकारा हो। भाभी! यह तो माधवी की आवाज़ थी। उसने झट घूमकर देखा, परंतु वहां कोई होता तो दिखाई देता। यह तो उसकी अपनी कल्पना थी। उसके बढ़ते हुए पांव रुक गए और खड़ी होकर कमरे का निरीक्षण करने लगी। सामने तख्तपोश पर माधवी का सितार रखा था, जैसे अभी अभी वह इसे बजाते हुए बीच में उठ गई हो। अलमारियों की खूंटियों पर टंगे हुए कपड़े उसकी उपस्थिति का आभास दिला रहे थे। शीशे की अलमारी में सजी हुई सुंदर वस्तुओं में उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। भानु के मस्तिष्क के छाया पट पर बार बार मुस्कुराती हुई माधवी की तस्वीर आती। वह अपने ढंग की अनोखी लड़की थी, मौन, कोमल हृदय, और कितना आकर्षण था उसके भोलेपन में। अतीत की टूटी हुई लड़ियों में स्मृति के मोती पिरोते पिरोते भानु उसी द्वार की चौखट पर बैठ गई। उसने एक बार फिर उस कमरे में दृष्टि दौड़ाई, जो सजावट का इतना सामान होते हुए भी यूं ही बेरौनक सी दिख पड़ रही थी। कमरे की हर वस्तु हृदय में एक पीड़ा की कहानी छुपाए हुए थी। भानु भी इन्हीं कहानियों में खो गई। उसके विचार उसे आकाश की नीली गहराइयों में ले गए, जहां अगणित सितारों में कितने ही टिमटिमाते हुए झुरमुट थे। यही गोल कमरा, सर्वत्र चहल पहल, ऊधम सिंह की हवेली आज जगमगा रही थी। हर व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक काम में व्यस्त था। माची आराम कुर्सी पर बैठी, हर थोड़े समय बाद कोई आज्ञा दे देती और नौकरों की पंक्ति लग जाती। आज का दिन कोई साधारण दिन ना था। आज उनके सुपुत्र श्रीकांत की सगाई थी, शहर के सबसे बड़े रईस की पुत्री भानु के साथ। अपनी लगन का दिन याद करके भानु के मन में एक गुदगुदी सी हुई। कैसे वह सहेलियों के झुरमुट से घिरी उनके हंसी मजाक का केंद्र बनी हुई थी। लगन का टीका लगने से पहले हवेली नाना प्रकार के बैंड बाजों से गूंज रही थी। चारों ओर शहर के बड़े बड़े व्यक्तियों, संबंधियों और श्रीकांत के मित्रगणों का जमघट था। मांझी यह सब देख देख कर फूली न समा रही थी। उनकी प्रसन्नता की कोई था ना थी। यही उल्लास श्रीकांत के मित्र कौशल और उसकी बहन माधवी के मन में भी फूट रहा था, जो खुशी से पागल बने अतिथियों के स्वागत में मग्न थे। मांझी की दृष्टि बार बार उठकर उन दोनों पर पड़ती, जो बिजली की सी तेजी के सामने आते और अतिथियों की भीड़ में ओझल हो जाते। पुरुषों की टोली में कौशल और स्त्रियों के जमघट में माधवी ही प्रधान थी। अतिथियों के सत्कार में ही हवेली का गौरव था। यही यहाँ की मर्यादा थी और दोनों के संलग्न परिश्रम ने आज इसमें जरा भी त्रुटि न होने दी। और ऐसा होता भी क्यों? अपने पिता के समान इस हवेली के आदर मान का भार उन पर भी तो था। ये दोनों राजा जी के खास मुनीम हिम्मत सिंह की संतान थे, जो पिता की मृत्यु के बाद हवेली के आश्रय में ही पले और मांझी की देखभाल में ही बड़े हुए। श्रीकांत और कौशल थे तो मित्र, परंतु आपस में इतना लगाव और प्रेम था कि सगे भाइयों से भी विरले ही होता है। और माधवी एक समान दोनों की आंखों का तारा थी, दोनों के ओठों की मुस्कान थी। दोनों क्षण भर के लिए भी उसे अपने से अलग न करते। माधवी बाहर मिठाई लेकर खाली प्लेट लिए और लाने के लिए तेजी से भीतर आई, और तो मांझी ने उसे ऊंची आवाज में पुकारा। वह हाँफती हुई भागकर उनके पास आई और बोली, जी मांझी। अरे इतनी घबराई क्यों जा रही है? धैर्य से काम ले, इतना मत खिला उनको कि बीमार पड़ जाएं। पड़ने दीजिए बीमार मांझी। यह तो ना कहेंगे कि राजा जी के बेटे की सगाई थी और हम जी भरकर खा भी ना सके। पगली कहीं की, मांझी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, और फिर बोली, एक काम मेरा भी तो कर। अभी लाई। क्या? नस्वार की डिबिया ना? क्यों मांझी? अरे तू तो मन भूसती है, देखना अलमारी में होगी। माधवी बिजली की तेजी से भीतर गई और चंद ही क्षण बाद नस्वार की डिबिया लिए वहां आ गई। मांझी ने डिबिया को खोला और थोड़ी सी नस्वार चुटकी में दबाकर नाक में चढ़ा ली। माधवी को जाने क्या शरारत सूझी कि कुछ नस्वार उसने भी चुटकी में ली और हाथ को आंचल में छिपाकर भीड़ को चीरती हुई वहां जा पहुंची, जहां श्रीकांत माथे पर बड़ा सा तिलक लगाए दोस्तों में बैठा हंसी खेल में मग्न था। माधवी उसके पीछे जा खड़ी हुई और प्यार से श्रीकांत के बालों को छूने लगी। श्रीकांत को उसकी उपस्थिति का ज्ञान हो गया, परंतु यह प्रकट करते हुए जैसे उसने देखा ही ना हो, वह दोस्तों से बातचीत करता रहा। कुछ क्षण बाद माधवी ने
आंचल से हाथ बाहर निकाला और चुटकी में रखी नस्वार श्रीकांत के नथनों पर लगा दी। नस्वार का नाक में पहुंचना था कि श्रीकांत का छींकों से बुरा हाल हो गया। श्रीकांत के साथ उसके दोस्त भी छींकने लगे। माधवी जोर जोर से हंसती हुई वहां से भाग गई। कौशल बहन की यह शरारत देखकर उसे पकड़ने को लपका तो वह झट से माझी के पीछे जा छुपी। कौशल कोई चारा ना देख वहीं से उसे डांटने लगा तो माझी ने यह कहकर उसका मुंह बंद कर दिया, अरे क्यों डांटता है, हुआ क्या, बच्चा ही तो है, जी भरकर हंस लेने दे उसे, और फिर हंसी मजाक का अवसर भी तो है। मांझी, अवसर क्या, आप यूं ही उसे शह देती हैं, कितनी बार समझाया है पर यह शरारतों से नहीं रुकती। अच्छा अच्छा, चल अतिथि बुला रहे हैं, मैं स्वयं डांट लूंगी। कौशल चला गया और माझी ने चुटकी भर नस्वार फिर नथनों में चढ़ा ली। माधवी, माधवी, कहाँ गईं? हाँ मांझी, कुर्सी के पीछे से निकलते हुए वह बोली, अरे भीगी बिल्ली बनी कहाँ छिपी थी? ये भैया है ना मांझी, इनका क्रोध में देखती हूँ तो क्या, तो हंसी छूट जाती है। सोचा आपके हंसी तो क्रोध में कहीं दो चार लगा ही ना दे। चल रही, क्या मजाल मेरे होते कोई उंगली से भी तुझे छू दे। यह कहते हुए माझी ने उसे लाड़ से छाती से लगा लिया। इसी समय कौशल, श्रीकांत और उनके कुछ दूसरे मित्र माझी के पास पहुंचे। माधवी मौन खड़ी हो गई। श्रीकांत ने मुस्कुराते हुए उस भोली भाली बिल्ली को देखा जो इस समय यूं मौन खड़ी थी मानो उसके मुंह में जबान ही ना हो। श्रीकांत ने कहा, माधवी, आज हम सब तुम्हें बुलाने आए हैं। क्यों, कुशल तो है? सबका अनुरोध है कि आज तुम्हें सितार सुनाएंगे। सितार? यह आपको क्या सूझी? अपनी घबराहट को एक फीकी मुस्कान में छुपाते हुए वह बोली, और चुपके से पीछे से भागना ही चाहती थी कि श्रीकांत ने लपककर उसे पकड़ लिया। माधवी ने पीछा छुड़ाने के लिए कई बहाने बनाए, परंतु आज श्रीकांत कहाँ छोड़ने वाला था, और जब हार कर उसने माझी का आश्रय लेना चाहा तो वे कह उठीं, इसमें क्या है, सुना दो सितार, ताकि सब झूमें, उठें, नाचें, गाएं। और आखिर उसे झुकना ही पड़ा। साधु की आज्ञा मिली और वह सितार उठाकर सभा में ले आया। तारों पर उंगली पड़ी और सब अतिथि उठकर उसके पास बैठ गए। माधवी सितार बजा रही थी। उसकी मधुर तान सुनने वालों को मतवाला बना रही थी। उसके संगीत में एक अलौकिक शक्ति थी, एक आकर्षण था। अतिथियों के मन तार की झंकार के साथ झूमने लगे। दिल में दबा हर्षोल्लास नृत्य करने लगा। श्रीकांत एकटक उस भोली भाली सूरत को देख रहा था। कुछ समय पहले की शोखी और शरारत जाने कहाँ लोप हो चुकी थी। वह लड़की जिसके ओठों पर सदा मुस्कान और मन में शरारत रहती थी, सितार बजाते इतनी गंभीर हो जाती जैसे कभी मुस्कुराई ना हो। दोनों बहन भाई गरीब थे, परंतु श्रीकांत ने उन्हें कभी अपने से छोटा न समझा। वह हर समय उनके आराम और खुशी के लिए तैयार रहता। वह भली प्रकार जानता था कि माधवी का सितार सीखने का शौक कभी पूरा न होता यदि वह कौशल से आग्रह करके उसे सितार न ले देता। श्रीकांत ने ही तो यह सितार उसे दिया था और फिर उसने उसे सीखने के लिए उस्ताद का प्रबंध कर दिया, जो हर शाम हवेली में आकर उसे सितार सिखाता। सितार बजाने में उसने काफ़ी निपुणता प्राप्त कर ली थी। वह कोई साधारण सफलता न थी। अतिथिगण खोए से जा रहे थे। कौशल मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। उसे आशा न थी कि चंचल और नटखट बहन सब पर जादू कर देगी। आज उसने प्रथम बार इतने लोगों के सामने सितार बजाया था और आज ही यह असाधारण सफलता। वह भी जानता था कि उसकी प्रिय बहन की सफलता में उससे अधिक उसके मित्र श्रीकांत का हाथ था। सितार बजना समाप्त हो गया। कुछ क्षण सभा में मौन रहा। हर व्यक्ति आश्चर्यचकित उस चंचल लड़की को देख रहा था और अब गंभीरता की मूर्ति बनी अपना सितार संभाल रही थी। और फिर एकाएक तालियों और वाह वाह की ध्वनि से कमरा गूंज उठा। माधवी के गंभीर मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट खिल आई और उसने श्रीकांत के मुख की ओर देखा, जैसे मौन दृष्टि से उससे कह रही हो, तुमने मेरा मजाक बनाने में कोई कसर न छोड़ी, परंतु पलड़ा मेरा ही भारी रहा। जब सब अतिथि चले गए तो माझी ने माधवी और उसकी चंद सखियों को बुलाकर श्रीकांत की ससुराल जाने को कहा।
लगन के बाद सास बहू को सगुन की साड़ी भेजती है। यह काम माधवी को सौंपा गया और वह सहर्ष जाने को तैयार होने लगी। जब वह तैयार होकर लड़की वालों के यहाँ जाने के लिए आई तो सामने श्रीकांत को देखकर बोली, कोई संदेश ले जाना है क्या? कहाँ? ओहो, अब बनने लगे। सुना नहीं भाभी को मिलने जा रही हूँ। तो कह देना। क्या? मायके से नौकरानी लाने की आवश्यकता नहीं, मैं जो हूँ, अर्थात मैं या आप। माधवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। माधवी साड़ी लेकर सहेलियों के संग भानु के घर की ओर चली। आज वह पहली बार अपनी भाभी को मिलेगी, यह सोचकर उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। पूरे रास्ते यह सोचती रही कि भानु से वह क्या कहेगी, वह उसकी कौन है। श्रीकांत के ससुराल वालों ने सादर उनका स्वागत किया। माधवी चांदी की थाल जिसमें साड़ी और रुपए रखे थे उठाए सीधी भानु के कमरे में पहुंची। उसे देखकर भानु यूं शर्माई जैसे माधवी नहीं स्वयं उसका दूल्हा आ गया हो। लज्जा से उसने आंखें नीची कर लीं। माधवी थाल को मेज पर रखकर उसके सामने आ बैठी और थोड़ी से पकड़कर उसका मुख ऊपर उठाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों मुस्कुरा पड़ीं। माधवी ने उसकी मदमती आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, जानती हैं मैं कौन हूँ? हूँ, भानु ने सिर हिलाया। माधवी, उनकी बहन हो? कुछ ही समझ लो। देखा जाए तो कुछ भी नहीं और सोचा जाए तो बहुत कुछ, परंतु आप अभी न समझेंगी और ना यह आपको मैं बताना ही चाहती हूँ। आओगी तो सब समझ जाओगी। भानु माधवी का यह अजीब सा उत्तर सुनकर आश्चर्य में पड़ गई, जैसे उसने पहेली डाल दी हो। माधवी उसे यूं आश्चर्य में देखकर मुस्कुरा पड़ी और इस चंद क्षण के मौन को तोड़ते हुए चांदी का थाल उसके सामने रख दिया और साड़ी को अपने हाथों पर फैलाते हुए बोली, कहिए, पसंद है? भानु मुस्कुरा पड़ी और उस नवखिली कली को देखने लगी जिसके भाव में चंचलता और हर बात में बालपन भरा हुआ था। उसकी बातों को सुनकर वह उससे कोई प्रश्न करने का साहस न कर सकी, परंतु मन में अवश्य कोई विचार करने लगी। और वह कौन हो सकती है जो उसके सगुन की साड़ी लाई है और अपने आप को स्पष्ट नहीं करती। माधवी चली गई, परंतु भानु के मस्तिष्क में एक प्रश्न छोड़ गई। उसके दिमाग में माधवी की वे बातें जो उसने चलते समय उससे छेड़ दी थीं, एक जादू का सा प्रभाव छोड़ गई थीं। अध्याय 2। कौशल, कौशल कहाँ है माधवी? ओ आप आइए तो, भैया अभी नहाने गए हैं। नहाने गया है? वहाँ सब खड़े मेरी जान को रो रहे हैं और आप हैं कि अभी तक तैयार भी नहीं हुए। तो घबराहट कैसी? घर की गाड़ी है, थोड़ी देर में चले जाइएगा। हाँ, तुम तो भैया का ही पक्ष लोगी। लो, वह आ गया। क्या कान भर रहे हो उसके? कौशल गुसलखाने से बाहर निकलते हुए बोला। माधवी झट से टिफिन खोलकर उसमें खाना भरने लगी। श्रीकांत कौशल से बोला, क्यों रहे ना लेट लतीफ़? भाई, और भी तो काम करने थे। तुम्हारी तरह 2-4 नौकर आगे पीछे थोड़े ही हैं। अच्छा भाई, क्षमा किया, शीघ्र करो, वे सब गाड़ी में प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीकांत ने बात समाप्त करते हुए कहा और स्वयं बावर्ची खाने की दीवार के पास आ ठहरा, जहां माधवी टिफिन में खाना लगा रही थी। पराठे बनाए हैं क्या? श्रीकांत ने पूछा। जी, एक बार खाइएगा तो याद रखिएगा, पर यह मत भूलना कि घूमते फिरते हुए भूख अधिक लगती है। घबराइए नहीं, गिनकर 14 रख दिए हैं। परंतु इतने? श्रीकांत माधवी की बात पर मुस्कुरा दिया। आज वह बहुत प्रसन्न था। आज वह अपने कुछ मित्रों के संग झील में पिकनिक के लिए जा रहा था। संसार की कोई ऐसी खुशी न थी जिसमें श्रीकांत कौशल को अपने संग न रखता हो। मुझे साथ न ले जाइएगा? माधवी ने बड़े भोलेपन से टिफिन एक और रखते हुए श्रीकांत से पूछा। आज नहीं, फिर कभी। आज नहीं फिर? यह सुनते सुनते तो कान पक गए हैं। और परंतु आप? कहीं नहीं ले जाता, यही ना। अब तुम ही कहो, एक अकेली तुम्हें कहाँ ले जाऊं? हम सब लड़के और तुम लड़की, तो खा जाएंगे क्या? माथे पर बल डालते हुए वह बोली। उसकी इस बात पर वह खिलखिलाकर हंस दिया। कौशल भी कपड़े पहनकर आ पहुंचा और अपने दोस्त को यूं अनायास हंसते देखकर बोला, फिर क्या लगी है? वही पुराना हट, साथ चलूंगी। श्रीकांत बोला।
घबराओ नहीं, वह दिन दूर नहीं जब तुम हमारे साथ चला करोगी, कौशल ने मुस्कुराते हुए कहा। कब? चाव से उसने पूछा। जब तुम्हारी भानु भाभी आ जाएगी। कौशल की बात पर तो माधवी के मलिन मुख पर खिलन आ गई और वह बनते हुए बोली, शीघ्र लाइए ना, मैं अकेला थोड़े ही लाऊंगा। अब तो कौशल की भी कहीं ना कहीं। ना भाई, हम तो अभी ऐसे बंधनों में नहीं फंसने के। देखूंगा, कल भी माँ जी एक लड़की देखकर आई हैं। अरे माँ जी को कह देना पहले इससे के लिए लड़का देखें, मेरी खैर है। भाई की बात सुनकर माधवी शर्मा गई और झट किसी बहाने से भीतर भाग गई। दोनों उसको यूं भागते हुए देखकर मुस्कुरा दिए। कौशल श्रीकांत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दोस्त, जीवन में बस यही एक अभिलाषा है कि इसका ब्याह रचा दूं, एक बहुत अच्छा वर ढूंढकर, ताकि यह न कहे कि माँ बाप के न होते हुए भैया ने कुछ नहीं किया। यह कहते कहते कौशल का मन भर आया। श्रीकांत उसकी आंखों में चमकते हुए आंसुओं को अपने रुमाल से पोंछते हुए बोला, पागल कहीं का, माँ जी के और मेरे होते हुए ऐसी बातें करता है। देखना तो इसका ब्याह इस धूमधाम से रचाऊंगा कि देखने वाले वाह वाह कर उठेंगे। कौन वाह वाह कर उठेंगे? माधवी फलों की टोकरी बाहर लाते हुए बोली। दोनों ने एक साथ सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और मुस्कुरा पड़े। कौशल श्रीकांत से बोला, परंतु इसे भी तो समझ की बातें करनी चाहिए। अब क्या किया इसने? हर समय शरारत और मजाक। आज सवेरे की बात है कि घर के सामने से किसी की अर्थी जा रही थी। वह हंसती खिलखिलाती और ताली पीटती भीतर आई और चिल्लाते हुए बोली, भैया देखो तो, घसीटे हलवाई की अर्थी जा रही है। मुआ दूध में पानी मिलाता था, अच्छा हुआ मर गया। कौशल की बात सुनकर जैसे ही श्रीकांत ने माधवी को देखा, वह भीगी बिल्ली सी बनी किवाड़ के साथ चिपककर खड़ी थी। उसकी लज्जित दृष्टि से स्पष्ट हो रहा था कि उसे अपनी बात पर खेद था। श्रीकांत ने पास जाकर उसे झंझोड़ा और प्यार से पुकारा, माधवी। अब तू सयानी हो गई है, सोच समझकर बात मुंह से निकाला कर। शोक और खुशी का अवसर देखकर हंसना चाहिए। भूल गई, अब न हंसूंगी। हंसने से तुम्हें कौन मना करता है? भगवान करे तू सदा बाहर फूलों की भांति मुस्कुराती ही रहे। यह उस सवेरे वाली बात की बात पर था। वह चुपचाप श्रीकांत की बात सुनती रही। वे दोनों जानते थे कि केवल एक ही बार संकेत करने से वह हर बात समझ जाती है। जैसे ही दोनों मित्र खाने का सामान हाथों में उठाकर बाहर खड़ी मोटर गाड़ी की ओर बढ़े, माधवी भागकर उनके पीछे पहुंच गई। कौशल नहाने के कपड़े घर पर ही छोड़ गया था। माधवी से कपड़े लेते हुए स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखते हुए वह बोला, यही बातें तो हैं जो तुमको मैं कुछ कह नहीं पाता। अब बातें बनाना छोड़िए और शाम को जल्दी लौटिए। देर भी हो जाए तो घबराना नहीं। और हाँ, काम समाप्त करके तुम माँ जी के पास चली जाना और वहीं रहना दिन भर। परंतु शाम का खाना तब खाऊंगी, तब तुम। हाँ हाँ, अब जा, जल्दी आ जाएंगे, मोटर अपने पास है ही। दोनों चले गए और वह देर तक खड़ी मोटर गाड़ी की धूल को देखती रही। काम समाप्त होते ही जब वह अकेलेपन में चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी, तो उसका मन किसी अज्ञात भय से डरने लगा। वह एकाकीपन को दूर करने के लिए गुनगुनाने लगी। बाहर चिनार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर पक्षियों का शोर और हवा के तेज झोंकों में पत्तों के सरसराने से वातावरण और भी सूना सा लग रहा था। वह घबराहट में अपने स्थान से उठी और तेजी से घर के किवाड़ बंद करके हवेली की ओर भागी। खुली हवा के तीव्र झोंके अब भी चिनार की ऊंची शाखाओं से खेल रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे। बाहर खुले में आकर उसके भयभीत मन की तेज धड़कन कुछ शांत हुई। धमनियों में रुका हुआ लहू फिर से दौड़ने लगा और वह उछलती कूदती हवेली में आ गई। उसका मन अब संभल चुका था और वह अपनी चोटी हाथ में लहराती हुई माची के कमरे की ओर बढ़ी। उसके मलिन मुख पर फिर से लालिमा आ गई थी। मौन ओठों पर मुस्कान और आंखों में चंचलता नाचने लगी थी। इस हवेली में पांव रखते ही उसके पांव थरथराने लगते। हाथों की उंगलियों में कुछ झंझनाहट सी सचमुच होने लगती और वह पागल बनी सब कमरों में यूं नाचने लगती मानो हवेली में उसी का राज हो। घर के सब नौकर चाकर उसका बड़ा आदर करते थे। उसकी मुखाकृति में और उसके कोमल स्वभाव में कुछ ऐसी मोहिनी थी जो सबको मोह लेती थी। उनके मुरझाए हुए चेहरे
उसे देखकर यूं खिल उठते जैसे वसंत के आगमन पर फूलों में नवजीवन आ जाता है। जब तक उस हवेली में माधवी न आती, सबकी दृष्टि बड़े फाटक पर लगी रहती। हर कोई मुस्कुराते हुए ओठों से उसका स्वागत करता। हवेली में प्रवेश करते ही वह गुनगुनाती हुई सीधी मांझी के कमरे में जा पहुंची, जो पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। माधवी को देखते ही वह प्रफुल्लित हो उठी और बोली, कहाँ थी तू अब तक? भैया को पिकनिक पर जो जाना था, परंतु उसे गए तो काफ़ी समय हो गया। और भी तो कितने काम थे, चौका, बर्तन, झाड़ू। हाँ हाँ, जैसे सवेरे से काम शाम तक काम ही करती रहती है। अब तो अवकाश है ना? हाँ मांझी, शाम तक छुट्टी। एक बात कहूँ क्या? आज आप भी अकेली हैं और मैं भी, तो आइए हम भी कहीं पिकनिक पर चलें। मांझी उसकी बात पर अनायास हंसने लगी और बोली, अरे मैं क्या पिकनिक पर जाऊंगी इस बुढ़ापे में? यह तो तुम लोगों के दिन हैं। आप साथ नहीं देती और भैया हैं कि कहीं ले नहीं जाते। तो वह दिन भी अब आने ही वाला है जब मेरी रानी पर कोई प्रतिबंध ना रहेगा। कब आएगा वह दिन? वह झुंझलाते हुए बोली। जब तुम्हारे भैया तुम्हारे हाथ पीले करके तुम्हें डोली में सवार कर देंगे। माँ जी, माधवी ने लजाते हुए पुकारा और जवान तक कुछ लाते लाते रुक गई। माँ जी अब तक उसके भोलेपन पर मुस्कुरा रही थीं। जब वह काफ़ी समय तक बिना कोई बात किए अपने दांतों तले उंगली दबाए उसे चबाती रही, तो माझी ने बड़े स्नेह से उसे समीप बुलाया और बोली, माधवी, आज श्रीकांत भी नहीं और तुम्हें भी भैया का कोई काम नहीं, तो आओ कुछ काम कर लें। तुम्हारी भाभी के लिए कपड़े तैयार करने हैं। कैसे कपड़े मांझी? देख तो कैसी कैसी साड़ियाँ लाई हूँ, परंतु किसी से कहना नहीं। माधवी ने सिर हिला दिया और मांझी के पीछे पीछे उनके कमरे में चली आई। मांझी ने कमरे के किवाड़ भीतर से बंद कर लिए और एक एक करके ट्रंक खोलने लगी। बहुमूल्य रेशमी साड़ियाँ और सुंदर सुंदर गहने देखकर माधवी की आंखें चौंधिया गईं। वह चंद क्षण के लिए भानु के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगी और कल्पना में वह उसके दुल्हन के जोड़े में इस जोड़ी पर दिखाई पड़ी। मांझी एक से एक भारी कपड़ा निकालकर दिखाई जा रही थीं और वह अपनी कल्पना में डूबी हुई आकाश के तारों को छू रही थी। कभी वह भी तो दुल्हन बनेगी। भैया उसके दहेज में भी तो बढ़िया साड़ियाँ, कपड़े और गहने देंगे। वह भी तो किसी दिन दुल्हन बनी किसी की चौखट पर खड़ी होगी और घरवाले उसकी आरती उतार रहे होंगे। पर वह मूर्ख है जो ऐसी बातें सोच रही है। ना जाने उसके भाग्य में क्या लिखा है। वह ना तो भानु की भांति किसी अमीर घराने की बेटी है और न इस हवेली की राजकुमारी है। वह तो एक साधारण मुनीम की लड़की है जो अपने मालिक की सेवा करते करते इस संसार में उन्हें अकेला छोड़कर चला गया था और अब वह इसी मालिक की दया दृष्टि पर जीवन के दिन व्यतीत कर रही थी। मांझी ने एक साड़ी उठाकर उसकी गोद में फेंकी, जो गिरते ही खुल गई और उसका आंचल माधवी के सिर पर फैल गया। मांझी ने नस्वार की चुटकी बढ़ाते हुए कहा, कैसी है? बहुत सुंदर, माधवी ने कांपती हुई उंगलियों से इकट्ठा करते हुए उत्तर दिया। यह मैंने तुम्हारे लिए रखी थी, परंतु मैं क्या? अरे श्रीकांत की सगाई की, रख लो। यदि यह रंग पसंद ना हो तो कोई दूसरी निकालूं। माधवी कृतज्ञ दृष्टि से मांझी को देखते हुए बोली, नहीं तो। और उनके अधिक कहने पर उसने साड़ी ले ली। दोपहर का खाना उसने मांझी के साथ ही खाया और दोनों बड़ी देर तक बैठी इधर उधर की बातें करती रहीं। बुढ़ापे में अपने बेटे के अतिरिक्त मांझी के लिए माधवी ही केवल ऐसी सहारा थी जिसके संग में ये जीवन की 2 घड़ियां गुजार लेती। खाने के बाद मांझी तो सो गईं, परंतु माधवी की आंखों में नींद कहाँ। वह समय काटने के लिए इधर उधर बिखरे हुए कपड़े संभालने लगी। जब यह कर चुकी तो बाग में निकल आई। चिनार की लंबी फैली हुई परछाई तले कूदती उछलती वह चहचहाते हुए पक्षियों के साथ उन्हीं की बोलियां बोलने लगी। खुले वातावरण में वह स्वतंत्रता अनुभव करने लगी और लापरवाही से हरी घास पर लेट गई। उसकी दृष्टि आकाश की नीलिमा को छूने लगी। सुनहरी धूप यूं लग रही थी मानो किसी ने चारों ओर कंचन की चादर फैला दी हो। स्वतंत्रता से उड़ते हुए पक्षी बड़े सुंदर लग रहे थे। वह लेटी हुई पक्षियों की उड़ान पर ईर्ष्या करने लगी। यदि उसके भी पंख होते
तो वह जहाँ चाहे वहाँ चली जाती। सहसा उसकी दृष्टि उड़ते हुए पक्षी के एक जोड़े पर पड़ी जो बड़ी दूर से एक साथ उड़ा चला आ रहा था। उसे लगता था जैसे वह अपने झुंड से अलग हो गए हों और अब एक दूसरे के सहारे बढ़ रहे हों। उसे यूं अनुभव हुआ मानो वे दोनों पक्षी श्रीकांत और कौशल हों जो हाथ में हाथ डाले मिलकर बढ़ रहे हों। एक दूसरे के निकट होते हुए भी उन्हें किसी और की परवाह न थी। पास ही झरने की ध्वनि सुनाई दे रही थी जिसके किनारे दोनों बैठे बातों में मग्न थे। एकाएक दोनों अलग हो गए और बेचैन वायुमंडल में इधर उधर लौटने लगे। माधवी के प्रसन्न हृदय पर मानो किसी ने सहसा चोट लगा दी हो। वह हड़बड़ा के उठी और ध्यानपूर्वक उन पक्षियों के देखने लगी। एक उकाब उनका पीछा कर रहा था। एक बार तो उसने एक पक्षी को हवा में दबोच लिया, परंतु किस प्रकार वह उसके पंजों से बच निकला और बिजली की सी तेजी से ऊपर पड़ा। माधवी को उकाब पर बड़ा क्रोध आ रहा था। यदि उसका बस चलता तो वह उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती, परंतु वह विवश थी। उसी समय वह पक्षी घायल होकर चिनार के झुंड में जा गिरा। वह उकाब हवा की सी तेजी से उस पर झपटा और उसे पंजों में दबोच लिया। वृक्षों के झुंड में एक शीर उठा और हजारों पक्षी चिल्लाते हुए इधर उधर उड़ गए। माधवी उठकर ऊंची आवाज से उकाब को डराती हुई उसी की ओर भागी कि इतने में वह पक्षी अधमुआ सा उसके सामने धरती पर आ गिरा। वह बढ़कर उसे उठाना ही चाहती थी कि वह उकाब फिर लपका और अब के अपने शिकार को पंचों में दबोच कर दूर उड़ गया। माधवी खड़ी यह दृश्य देखती ही रह गई। भय से उसका हृदय धड़क रहा था। उसके ओंठ थर्रा रहे थे और शरीर में एक अजीब सी कंपकपी फैल रही थी, मानो उसकी धमनियों में चलता हुआ लहू अचानक रुक गया हो। उसने भयपूर्ण दृष्टि उठाई और आकाश में देखा। उस पक्षी का बिछड़ा हुआ साथी बेचैन सा उड़ रहा था, जैसे वह उड़ना भूल गया हो और अभी लड़खड़ा के गिरना ही चाहता हो। वातावरण में पहले के समान मौन छा गया। बाकी पक्षी चहचहाते हुए दूर दूर उड़ गए। आकाश वैसे ही निर्मल सा पड़ा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह दुखी मन हवेली की ओर बढ़ने लगी। सायंकाल हो रहा था। ना जाने क्यों वह स्वयं डरे जा रही थी। पक्षियों की तो बात थी, इनमें उसे बेचैनी होने का क्या कारण था। वह बहुत प्रयत्न करती कि इस विचार को छोड़ दे, परंतु उस निसहाय पक्षी का फड़फड़ाना, उकाब का झपटना और उसका पीछा करना उसके मस्तिष्क पर बार बार छायाचित्र की भांति आ जाता। उसके हवेली में पांव रखते ही मांझी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया, जो पूछ रही थी, माधवी इतनी देर कहाँ थी? कहीं भी तो नहीं। मास्टर जी कब से बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओ कहाँ हैं? बारादरी में। माधवी तेजी से बारादरी की ओर बढ़ी। सितार की मधुर झंकार से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। मास्टर जी तख्तपोश पर विराजमान सितार बजा रहे थे। माधवी को देखते ही उनकी उंगलियां रुक गईं। अभी उनके ओठ कुछ कहने ही वाले थे कि माधवी कह उठी, मुझे देर हो गई क्या गुरुजी? नहीं तो, और हो भी गई तो क्या, कहीं सुहाने सपनों में खोई हुई कोई सुर बना रही होगी। माधवी मन ही मन मुस्कुराई। वह जानती थी कि मास्टर जी चाहे कितने क्रोध में क्यों ना हो, उसके भोलेपन के कारण उनका गुस्सा काफूर हो जाता है। वह चुपचाप मास्टर जी के सामने आ बैठी और उनके हाथ में सितार लेकर बजाने लगी। सितार पर उसकी अंगुलियों का पड़ना था कि उसके मन का तार तार झंझना उठा। मन की गहराइयों में तरंगें उठने लगीं, जैसे आकाश पर अचानक किसी अप्सरा की पाजेब से कोई बदली टकरा जाए और नन्ही नन्ही बूंदें किसी मौन गहरे तालाब के पानी में हलचल मचा दें। सितार की झंकार, माधवी की फुर्ती से मचलती हुई उंगलियां, उसके मुख पर बदलते हुए भाव और चिनार के वृक्षों में सरसराती हुई हवा एक विचित्र समा बांध रही थी। मास्टर जी विस्मित बैठे माधवी के मुख पर दृष्टि जमाए उसे देखे जा रहे थे। आज वह कौन सा वेदनापूर्ण स्वर छेड़ रही थी। उसके मन की तड़प और व्याकुलता इन सुरों में स्पष्ट थी। अचानक उसकी उंगलियां रुक गईं। घबराहट से उसका सांस फूला जा रहा था। माथे पर पसीने के श्वेत कण फूटे रहे थे और उसकी उंगलियां तारों पर बेसुरी पड़ने लगीं। मास्टर जी ने झट से उसके हाथ से सितार थाम लिया और बोले, माधवी यह क्या, आज तुम्हें क्या हो रहा है? न जाने मास्टर जी, आज मेरी उंगलियां इतनी बेसुरी क्यों? बेसुरी नहीं,
वह तो आज कोई गहरा स्वर छेड़ बैठी हैं, दुख में डूबा हुआ सुर, भीगी रातों में मौन सितारों की वेदना का सुर। परंतु यह बेचैनी क्यों? क्या कोई मास्टर जी, न जाने आज मेरे मन का कौन जकड़े हुए है। ऐसा लगता है जैसे नन्हे से मांस के टुकड़े को किसी उकाब ने दबोच लिया हो। नादान, क्या बातें सोच रही है? दिल को संभाल, माथे से पसीना पोंछ, 2 घूंट पानी पी। हाँ, ऐसे। अब जरा ओठों पर मुस्कुराहट ला। यूं अच्छी बेटी, अब अंगुलियों को सितार के तारों पर रख। देख, मैं आज एक नया राग बजाता हूँ। ये सुर बेचैन दिल को सुकून देंगे। इससे मसर्रत की लहरें उठेंगी। इसमें बहम और खौफ काफूर हो जाएगा। हाँ, शुरू कर। मास्टर जी ने माधवी की उदासीनता दूर करने के लिए उसे सुर में तार छेड़ने को कहा। अभी पहली ही झंकार उठी थी कि सितार का तार टूट गया। न जाने वह कौन सी अनजानी आंतरिक पीड़ा थी जो माधवी की उंगलियों में यह कंपन भर रही थी। मास्टर जी ने उसे सितार रख देने का संकेत किया। वह लज्जित सी होकर उठ बैठी और क्षमा मांगती हुई खिड़की के पास जा खड़ी हुई। मास्टर जी सितार को उठाकर टूटा तार जोड़ने लगे। माधवी व्याकुलता का कारण कुछ न समझती हुई बाहर देखने लगी। ऊंचे पेड़ों की छाया तले दूर तक फैली हुई सड़क शाम के मटियाले उजाले में साफ दिखाई दे रही थी। हवा अपना जोर खो चुकी थी। वातावरण में सन्नाटा बढ़ता चला जा रहा था, परंतु कहीं पास ही झरने की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। माधवी ने बेचैन मन को संभाला और गर्दन घुमाकर कनखियों से मास्टर जी की ओर देखा, जो सितार की लकड़ी के बक्स में बंद कर रहे थे। शायद सितार के अचानक टूट जाने से उन्हें भी व्याकुल कर दिया था। उनका विचार था कि सुर बजते बजते अचानक तार का टूट जाना शुभ नहीं होता। क्यों मास्टर जी, आज का पाठ अधूरा रह गया? मांझी की आवाज़ ने अचानक मास्टर जी को चौंका दिया। मास्टर जी ने बात समाप्त करते हुए कहा, सितार का तार टूट गया है, कल फुर्सत में मरम्मत होगी, आज की छुट्टी। माधवी चुपचाप मास्टर जी को नमस्कार करके बाहर जाने को बढ़ी। मांझी ने कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया और बोली, कहाँ? रात होने को आई, भैया आते होंगे। तो क्या, अभी चूल्हा भी नहीं जलाया? थके आएंगे और खाने के लिए कहेंगे। कितना ध्यान रखती है अपने भैया का, और है ही कौन उनका? माधवी, तो क्या मैं श्रीकांत? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं। यदि आज आपका आश्रय नहीं होता तो जीवन दूभर हो जाता। तो एक बात मानो। क्या? आज मिलकर खाना खाएंगे। नहीं माँ जी, फिर कभी, आज नहीं। और सवेरे की घर भी तो नहीं गई। माँ जी ने अधिक आग्रह नहीं किया और माधवी को आशीर्वाद देते हुए जाने की आज्ञा दे दी। आज उसका यूं चुपचाप रहना देखकर वह चकित सी हो रही थीं। चाल में वह पहले किसी बात न थी। हाव भाव में वह चंचलता, वह मादकता, वह खिलन जाने आज कहाँ थी। एक घबराहट, एक बेचैनी थी। उन्होंने सोचा, युवावस्था बालपन पर अधिकार जमा रही है और इसी कारण से वह गंभीर है। सांझ का धुंधलका अपने पंख फैलाए जा रहा था। हवेली में सूर्य के डूबते ही बिजली का उजाला होने लगा। मांझी पूजा की थाली लिए देवी की आरती उतारने लगीं। श्रीकांत अभी तक न लौटा था। ज्यों-ज्यों शाम की घड़ियां रात में डूबती जा रही थीं, मांझी के मन की धड़कन भी तेज होती जा रही थी और उनके कान हर आने वाली आहट पर लगे हुए थे। बेटे की प्रतीक्षा में उनका मन बेचैन होने लगा। एकाएक उनके कानों में अपनी गाड़ी की आवाज़ पड़ी, जो बड़ी तेजी से घने बाग की सड़क को पार करती हवेली की ओर बढ़ती आ रही थी। गाड़ी की तेज रोशनी ने हवेली की दीवार को छुआ। मांझी की पूजा अधूरी रह गई और वे झट से बारादरी में आकर हवेली से बाहर झांकने लगी। गाड़ी ड्योढ़ी के फाटक पर आकर रुकी। मांझी शीघ्रता से नीचे दालान की ओर श्रीकांत का स्वागत करने को बढ़ी। श्रीकांत ने भीतर प्रवेश किया और मांझी का मुख प्रफुल्लित हो उठा, परंतु श्रीकांत से भेंट होते ही वह डर गईं। उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बिखरे हुए बाल, लाल और सूजी हुई आंखें, मुख पर एक भय की छाया, जैसे कोई हत्या करके छिपता छिपाता घर आ निकला हो। मांझी का कलेजा बैठने लगा। वे झट से सीढ़ियाँ उतरकर उसके पास आईं और उसे संभालते हुए बोली, श्रीकांत, मन तो ठीक है? हाँ माँ, कौशल
श्रीकांत ने अपना मुख माँ की बाहों में देते हुए जरा सा सराहा देकर कहा। माँ ने उसे छाती से लगा लिया और लाड़ से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, घबराहट कैसी बेटा? कौशल कहाँ है? माँ, कौशल? वह ऊंची आवाज में चिल्लाया। क्या हुआ? कौशल हमसे रूठ गया। यह तुम क्या बैकी बैकी बातें कर रहे हो? साफ साफ कहो क्या हुआ? माँ ने झट पूछा और उसे सहारा देकर सीढ़ियों में बैठ गई। श्रीकांत ने जब घबराई और उखड़ी हुई आवाज में माँ को यह बताया कि नाव के उलट जाने से अचानक वह झील में डूब गया है, तो माँ का कलेजा फट गया और वे अपनी छाती पीटकर रोने लगीं। हवेली के सब नौकर इकट्ठे हो गए और श्रीकांत से दुर्घटना के संबंध में पूछने लगे। उसने बताया कि उन्होंने कितनी देर तक झील की गहराई में उसके शव की खोज की, परंतु उसका कोई चिन्ह न मिला। सब मूर्ति बने उस घटना का हाल सुन रहे थे जिसने एक ही झटके में किसी का पूरा संसार नष्ट कर डाला था। उसके सामने एक ही सूरत थी, एक ही विचार था, माधवी का, जो घर में भैया की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी थी। माधवी कहाँ है? श्रीकांत के इस प्रश्न ने सब पर हथौड़े की सी चोट लगाई। माँ ने संकेत से बेटे को चुप रहने को कहा। सब एक दूसरे को देखने लगे और सबकी दृष्टि एक साथ उठकर हवेली के एक कोने में उस छोटे से मकान पर जा रुकी जिससे छनकर आता हुआ उजाला माधवी के भीतर होने का प्रमाण था। सब चुप थे। उसमें से कोई भी ऐसा न था जो यह सूचना माधवी तक ले जाने का साहस कर सकता। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आखिर श्रीकांत स्वयं उठा। माँ ने भी उसके साथ चलना चाहा, परंतु उसने माँ को रोक दिया और सबको वहीं रहने को कहकर अकेला माधवी के घर की ओर चला। अब सांस रोके उसके चिंता से बोझिल लड़खड़ाते हुए पांव देख रहे थे। वह बड़ी कठिनाई से सीढ़ियां उतर रहा था। श्रीकांत ने माधवी के किवाड़ खटखटाए। वह प्रतीक्षा ही कर रही थी। झट से किवाड़ खोलकर बोली, भैया। परंतु सामने कौशल के स्थान पर श्रीकांत को खड़ा देखकर झेंप गई। वह अंधेरे में चुपचाप खड़ा करुणामय आंखों से उसे देख रहा था। माधवी साड़ी का पल्लू संभालते हुए बोली, आप आइए, भीतर आ जाइए। श्रीकांत ने लोहे जैसे भारी पांव भीतर रखे और दुख भरी दृष्टि उस अधखिले भोले फूल पर डालकर झट से अंदर की पीड़ा को दबाते हुए उसने दृष्टि फेर ली। माधवी ने बाहर फैलते हुए अंधेरे में देखते हुए पूछा, भैया कहाँ हैं? वह नहीं आया, श्रीकांत ने भारी स्वर में उत्तर दिया। ओह, अब समझी। आप यूं चुपचाप और गंभीर बने हुए क्यों खड़े हैं? मुझसे डर लग रहा है ना कि कहीं बरस ना पड़ूं? कहिए ना दोस्तों के साथ चला गया, कोई उसे बलपूर्वक अपने घर ले गया है, कोई बहाना बनाकर भेजा होगा उसने। नहीं माधवी, ऐसी बात नहीं, वह विवश था। श्रीकांत ने दुख भरी सूरत को अंधेरे की आड़ में छुपाते हुए कहा। विवश था? कभी उसने मेरी विवशता को भी नापा तोला है? कब से एक एक क्षण काटते हुए उसकी बाह जोड़ रही हूँ। खाना तैयार रखा है। उसे मालूम है कि घबराएगी तो हवेली में आप लोगों के पास जा बैठेगी, पर वह कभी समय पर नहीं आता। आप ही कहिए। माधवी कहते कहते रुक गई और ध्यान से श्रीकांत के मुख को देखने लगी, जो आज दुख और चिंता की मूर्ति सा बना था। पहले तो वह उसे देखकर कांप गई, परंतु जब उसने उसकी पलकों पर ठहरे आंसू देखे तो बोली, क्या बात है यह आंसू? तुम्हारा दुख देखकर सोचता हूँ भैया ना आए तो बहन की क्या दशा होती है। काश वह स्वयं अपनी आंखों से देख पाता। आज मैंने प्रण कर रखा है, क्या चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, मैं भी खाना ना खाऊंगी और हवेली भी ना जाऊंगी, चाहे आधी रात ही को क्यों ना हो जाए, अकेली बैठे बैठे। माधवी, ऊंचे और दुख से भरे स्वर में श्रीकांत बोला। माधवी एक जंगली बांस की भांति कांप कर रह गई और ध्यानपूर्वक उस मुख को देखने लगी जहां गालों पर आंसुओं की धारा बह रही थी। माधवी के ओठ अब थरथराने लगे। भय से उसका सांस रुक गया और वह रुकते रुकते बोली, क्या बात है? आप मुझसे क्या कहने आए हैं? माधवी, कौशल हमसे रूठ गया। क्यों? मुझसे क्यों? तुमसे नहीं, हम सबसे। अब वह कभी ना आएगा। वह तो हमेशा हमको सदा के लिए छोड़कर चला गया है। माधवी को यूं लगा मानो श्रीकांत खड़ा उसके हृदय पर नश्तर लगा रहा है और वह हृदय में छिपी लहू की धारा फूटने की प्रतीक्षा कर रही हो, और लहू जम गया हो, फूट नहीं रहा। उसकी पीड़ा मस्तिष्क पर छाया बनकर छा गई और उसका अंग अंग कांपने लगा।
वह फटी आंखों चुपचाप श्रीकांत का चेहरा देखे जा रही थी। मलिन मुख से उसे एक साथ हजारों उकाब दिखाई देने लगे, काले काले भयानक उकाब जो नीले आकाश में भोले भाले आजाद पक्षियों को अपने पंजों में दबोचे लिए जा रहे हों, और चिनार के विशाल वृक्ष हवा के तीव्र झोंकों में उनके वियोग में चीख से रहे हों, और उनकी गूंजें पूरे वातावरण में एक मौत का आलाप बन रही थीं। अध्याय 3। माधवी, माधवी उठो, माधवी देखो तो दोपहर सिर पर आ गई है, कब तक यूं बैठी रहोगी? माँजी ने माधवी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे उठाने का विफल प्रयत्न किया। वह मूर्ति बनी घर की दहलीज में बैठी थी। अभी तक उसकी दृष्टि चिनार के वृक्षों के झुंड में से दिखाई देती हुई उस सड़क पर लगी हुई थी जिस पर उसका भैया मुस्कुराते हुए छोड़कर चला गया था। आज कौशल को मरे 15 दिन हो चुके थे। पानी के अतिरिक्त माधवी के मुंह में एक दाना भी ना गया था। जब कभी श्रीकांत ने उसे बलपूर्वक कुछ खिलाने का प्रयत्न किया, ग्रास हाथ में लेते ही उसकी हिचकी बंध गई और मन में दबी पीड़ा आंसू बनकर फूट पड़ी। उसे यूं अनुभव होता मानो कौशल अभी भूखा हो और वह उससे पहले खाने बैठ गई हो। आज 15 दिन से वह घर से बाहर ना निकली थी। शोक में डूबी हुई माधवी का माँजी के सिवा कोई सहारा न था। माँजी उसी दिन से हवेली छोड़कर माधवी के पास ही थी। माधवी ने कई बार उन्हें कहा भी कि माया को उसके पास छोड़कर वे हवेली में चली जाएं, परंतु माँजी ने स्वीकार ना किया। आज भी वे उसे कब से बालकों के समान बहला रही थीं। जब उसने किसी प्रकार भी उसकी बात ना मानी तो माँजी ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, माधवी ऐसे कब तक चलेगी? माधवी को सुध आई और वह माँजी को अपने समीप खड़े देखकर उनके पांव को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। वे पूजा की थाली वहीं दहलीज में रखकर उसका सिर अपनी गोदी में लेकर बैठ गईं और उसके बालों को हाथों से संवारते हुए बोली, पगली उठ, कुछ खा ले। तूफानों से उलझना ही तो जीवन का दूसरा नाम है। भगवान पर भरोसा रख। दुनिया की हर राह इतनी समतल नहीं जितनी कि इंसान समझता है। माँजी कहते कहते रुक गईं। उसी समय दरवाजे में से श्रीकांत ने प्रवेश किया। माधवी उसे आते देखकर झट से संभल गईं। श्रीकांत ने पूछा, कुछ खाया क्या? नहीं, अब तू ही खिला, मैं तो हार चुकी, माँजी बोली। श्रीकांत ने करुणामय दृष्टि से माधवी को देखा और उसकी बाह थामकर एक ओर ले गया और बड़े स्नेह से बोला, माधवी अब मेरी सौगंध हो जो ना खाओ तो। तुम सदा मेरा कहना माना करती थीं। क्या करूं, जी नहीं चाहता। जी इतना छोटा मत करो, जीवन इतना छोटा तो नहीं। अभी तो समय ने 1000 रंग दिखाने हैं, कई एक। माँजी खाने का थाल उठा लाईं। श्रीकांत ने थाल लेकर माधवी के सामने रख दिया और बोला, खाओ, मेरे लिए सही। यदि तुम ना खाओगी तो समझूंगा मैं तुम्हारे लिए मर गया। माधवी ने झट से श्रीकांत के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और इशारे से कहा कि ऐसी अनुचित बातें मुंह पर नहीं लानी चाहिए। श्रीकांत ने खाने का एक गिलास उसके मुंह की ओर बढ़ाया। श्रीकांत की सौगंध और उसका आग्रह देखकर वह अधिक इनकार न कर सकी और वह गिलास उसने मुंह में रख लिया। माँजी और श्रीकांत के ओठों पर हल्की सी मुस्कान की रेखा दौड़ गई। आज कितने दिनों पश्चात इस मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक की एक झलक आई थी। कौशल का दुख श्रीकांत के मन पर एक बोझ बनकर रह गया था। वह इसे किसी पर स्पष्ट न करना चाहता था। वह जानता था कि ऐसा करने से माधवी का दुख और बढ़ जाएगा। इस समय उसे प्यार और सहारे की आवश्यकता थी, नहीं तो यह पीड़ा और यह दुख उसके जीवन को घुन की भांति खोखला कर देगा। जब वह खाना खा चुकी तो श्रीकांत ने माधवी से कहा, अब तुम्हें वही कुछ करना चाहिए जो माँजी और मैं तुम्हारे लिए उचित समझें। क्या पहले कभी मैंने आपकी कोई आज्ञा नहीं मानी जो अब? तो उठो, तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए? अब तुम्हें सदा के लिए यह घर छोड़ना होगा। क्यों? जब तुम हम लोगों के साथ हवेली में रहोगी। माधवी ने कोई उत्तर न दिया और डबडबाई आंखों से माँजी की ओर देखने लगी। माँजी के मुख पर आशा की हल्की सी झलक आई और वे बोलीं, हाँ माधवी, श्रीकांत ठीक ही तो कहता है। मैं और श्रीकांत हवेली छोड़कर तुम्हारे पास रहे। इससे तो यही अच्छा है
कि तुम ही हमारे पास चली आओ। और हाँ, श्रीकांत बात काटते हुए बोला, अब तुम्हें एक अजनबी के समान उस घर में पाँव न रखने होंगे, बल्कि तुम उसे अपना घर समझकर रहोगी। माधवी ने बढ़कर माँझी के पाँव छू लिए। माँझी ने उसे आलिंगन करते हुए कहा, अब जीवन भी तुम ही दोनों के सहारे है। माधवी उसका कहा टाल ना सकी। इस विशाल दुनिया में और उसका था ही कौन जो वह किसी और सहारे की आशा करती। उसकी सांझ को श्रीकांत और माँझी उसे अपने पास ले आए। कुछ आवश्यक वस्तुओं और कपड़ों को छोड़कर शेष सामान मकान में बंद करके उसे ताला लगा दिया, और जिससे वह बार बार मकान में न जा सके और अतीत को याद करके व्यर्थ न रोती रहे। हवेली की चार दीवारी में भी वह वैसे ही मौन था। उसे यूं चुपचाप और उदास देखकर कोई भी मुस्कुराने का साहस ना कर सकता था। फिर भी घर में नौकर चाकरों और आने जाने वालों की गहमागहमी से धीरे धीरे उसका दुख हल्का होने लगा। हवा के स्वतंत्र झोंके जीवन को लौटाने लगे। चिनार के ऊंचे वृक्ष झूमकर वातावरण में गुनगुनाहट सी छोड़ने लगे। उसके घाव भरने लगे थे। कभी कभी वह कल्पना में खोई हुई अपनी दुनिया में गुम हो जाती। फिर से एक सन्नाटा छा जाता और उसके कानों में उस झरने की ध्वनि गूंजने लगती जो ऊंची चट्टानों को चीरता हुआ पहाड़ के आंचल में गहरी और खुली झील में आ गिरता। झील जो घाटी की गोद में प्रकृति का अति सुंदर दृश्य है, जहाँ प्रायः पीड़ित हृदय शांति की खोज में आते हैं। उस झील की कल्पना, उसका विचार ही माधवी के लिए मौत से कम न था। उस झील ने उसके भैया को सदा के लिए अपने आंचल में छिपा लिया। भैया का विचार आते ही उसके मन में एक चीख सी उठती, परंतु वह चीख मुंह से निकलती ने से पहले ही गुम हो जाती, मानो किसी ने उसका गला दबा दिया हो। अब वह अपने दुख को प्रकट करके सबको चिंतित न करना चाहती थी। माँझी और श्रीकांत को देखते ही वह अपने दुख भरे चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयत्न करती। पलकों पर आते हुए आंसुओं को वह इस तेजी से पोंछ डालती जैसे सूरज की पहली किरण के निकलते ही फूलों पर ठहरे हुए ओस कण वहीं फूलों की परतों में गुम हो जाते हैं। जब कभी वह हवेली के किसी एकांत कोने में अकेली जा बैठती तो श्रीकांत उसका पीछा करके उसे विचारों के दुख सागर से डूबने से पहले ही बचा लेता। आज भी वह बारादरी के बाहर वाले जंगल पर अकेली बैठी विचारों में डूबी हुई थी। श्रीकांत ने उधर से जाते हुए उसे देखा और रुक गया। सुहावनी शाम के सन्नाटे में उदास और चुपचाप बैठी वह शायद उसी झरने की ध्वनि सुन रही थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरे जा रहे थे। यह देखकर श्रीकांत की आंखें भी भर आईं, परंतु उसने धैर्य से काम लिया और धीरे धीरे पांव उठाता उसकी ओर बढ़ा। माधवी ना जाने अपने विचारों में खोई कहाँ पहुंच चुकी थी। श्रीकांत कितनी देर उसके पास खड़ा उसे देखता रहा। एकाएक माधवी को उसकी उपस्थिति का अनुभव हुआ और वह चौंक गई तथा गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखने लगी। आप? वह आंसुओं को आंचल में सोखते अपने आप को संभालते हुए बोली, हाँ, मैं बड़ी देर से खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा। मैं तो यहीं बैठी थी। तुम थी, परंतु तुम्हारा ध्यान कहीं और था। ओह, ना जाने मुझे यह कभी कभी क्या हो जाता है। माधवी, मैं समझता हूँ कि एकाएक और किसी की याद से कितनी तड़प उत्पन्न होती है। माधवी के मन में कसक सी उठी और उसकी आंखें झलक उठीं। श्रीकांत ने कहा, माधवी, कभी यह सोचा है तुमने कि जिन्हें तुमने छोड़ रखा है वे तुम्हारी याद में कितने बेचैन होंगे? मैं तो किसी को नहीं छोड़ने लगी, तो चलो उनके व्याकुल मन को शांति दो। किसे? माधवी ने आश्चर्यचकित से श्रीकांत की ओर देखा। वह चंद क्षण बिना उत्तर दिए उसको देखता रहा और फिर कोमल स्वर में बोला, देखो वह सितार तुम्हारी याद में मौन बैठा कितना व्याकुल है। उसके तार निराश होकर सो चुके हैं। आज कितने ही दिन हुए तुमने उन्हें छेड़ा नहीं। माधवी का दुखों से भरपूर प्याला छलक उठा और वह रोते हुए बोली, नहीं नहीं, अब इन गीतों को सोया ही रहने दो। मैं इन्हें दोबारा ना छेड़ सकूंगी। रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई। श्रीकांत ने उसे अपनी बाहों का सहारा दे रखा था और वह बेहाल हुई जा रही थी। वह चुप रहा। उसने उसे सांत्वना देने का भी प्रयत्न न किया। वह आज उसे जी भरकर रो लेने देना चाहता था, जिसके उसके मन का गुबार आंसुओं में बह जाए
और उसका मन मस्तिष्क कुछ हल्का हो जाए। वह कितनी ही देर चुपचाप रोती रही। श्रीकांत की बाहें उसके आंसुओं से भीग चुकी थीं। जब रोते रोते उसकी आंखों का पानी समाप्त हो गया तो उसने मुंह उठाया। प्याला छलककर खाली हो चुका था। आंखें मिलते ही उसके मुख पर हल्की सी मुस्कान की रेखा खिंच गई और उसने धीरे से माधवी के कान में कहा, रो चुकी क्या? माधवी ने उसके अनोखे प्रश्न का वैसा ही उत्तर दिया। तो आओ चलो। कहाँ? एक बार फिर सितार के सोए हुए तारों को छेड़ दो, जिससे इस हवेली की मौन दीवारें फिर से गूंज उठें। चिनार की डूबती परछाइयां फिर से उभरने लगें और इनमें छिपे हुए पंछी विरह के गीत छोड़कर चहचहा उठें। माधवी मूर्ति बनी श्रीकांत के चेहरे की ओर देख रही थी, जो आज उसके मन का बोझ हल्का करके उसमें खुशी की कलियां भर देना चाहता था। वह तख्तपोश पर रखा सितार उठा लाया। माधवी बिना कुछ कहे उसे देखती रही, जैसे वह उसके लिए कोई नई दुनिया बसाने वाला हो। मास्टर जी पहले से ही उपस्थित थे। श्रीकांत के हल्के से संकेत पर वे भीतर आ गए और माधवी के सामने बैठकर सितार के तार बिठाने लगे, जो कई दिनों से न बजने के कारण बेसुरे हो गए थे। सितार के तार छिड़ते ही बारादरी का मौन वातावरण गूंज उठा और माधवी के मन के तारों में हलचल उत्पन्न हुई। उसके अंतःस्थल में तूफान सा उठने लगा। उससे रहा ना गया और वह धीरे धीरे पांव उठाती उस तख्तपोश पर जा बैठी। माधवी ने मास्टर जी के हाथ से सितार थाम लिया और श्रीकांत का मन अधीर हो उठा। वह अपनी पीड़ा को छुपाने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। सितार के तार झंझना रहे थे और हवेली संगीत से गूंज रही थी। श्रीकांत ने बढ़ती हुई पीड़ा को दबाने के लिए हृदय पर हाथ रखा और पास रखे सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों की झड़ी उमड़ पड़ी। कुछ क्षण पूर्व जो माधवी के आंसुओं को अपने आंचल में सोखकर मुस्कुरा रहा था, वह अब स्वयं उसी सावन की झड़ी में भीगा जा रहा था। मित्र की मौत का दुख उसके हृदय पर पत्थर सा बनकर जम गया। वह माधवी पर उसे प्रकट न करना चाहता था। वह स्वयं उस दुखांत दृश्य को याद करने लगा जब उससे उसका प्रिय मित्र सदा के लिए छिन गया था। आंसुओं की बरसात से मन का बोझ हल्का हुआ और वह अंधेरे कमरे में सोफे पर लेट गया और सितार सुनने लगा, जो कितने समय बाद आज फिर हवेली में सुनाई पड़ रहा था। वह किसी प्रकार भी माधवी को दुखी न देखना चाहता था। वह अपनी हर खुशी, हर वस्तु उसे प्रसन्न रखने के लिए न्यौछावर कर सकता था। दूसरे दिन श्रीकांत ने उसे अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरी आवश्यकता की वस्तुएं ला दीं। अब वह धीरे धीरे उसकी कृपाओं के तले दबती चली जा रही थी। वह उसकी किसी आज्ञा को टाल ना सकती थी। वह यही उसका घर था, यही लोग उसके सब कुछ थे। उधर श्रीकांत और मांझी हर समय उसे सुखी रखने के प्रयत्न में लगे रहते। फिर वह भला उदास क्यों रहती? यदि उसका मन कभी उदास होता भी तो उसके सामने वह ओठों पर मुस्कान ले आती। दिन बीतते गए, जाड़ा समाप्त हुआ और वसंत आ गया। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल आए, डालियां फूलों से लद गईं, हवाएं भीनी भीनी सुगंध से भर गईं, पक्षी नित्य नित्य गीत गाते। माधवी अतीत को बिसार कर वर्तमान में मन लगा रही थी। माँ बेटा उसे प्रसन्न देखकर हृदय में एक सुख अनुभव करते। एक शाम वह मुंडेर पर बैठी सामने फले हुए बाग को देख रही थी। घनी हरियाली और फूलों की क्यारियां बड़ी सुंदर लग रही थीं। सामने तख्तपोश पर सितार रखा हुआ था। आज कई बार उसका मन चाहा कि उसे बजाए, परंतु हर बार वह रुक जाती। अचानक किसी ने सितार के तारों को छेड़ा और वह एकाएक चौंक गई। उसे यूं लगा मानो किसी ने सोए में उसे कुछ नुकीली चीज चुभो दी हो। उसने झट गर्दन मोड़कर पीछे सितार को देखा। वह वैसे ही अपने स्थान पर था। फिर वह ध्वनि कहाँ से सुनाई दी? वह आश्चर्य में उठकर इधर उधर देखने लगी। वहां कोई भी न था। उसने कमरे से बाहर झांककर देखा, वहां कोई भी न था। सर्वत्र एक मौन था। अभी वह बाहर देख रही थी कि वहीं झंकार सुनाई दी। वह झट मुड़ी, परंतु वहां कोई होता तो दिखाई देता। उसका मन भय से धड़कने लगा। सांस रोककर वह धीरे धीरे गर्दन घुमाकर फिर कमरे में देखने लगी। वहां वही सन्नाटा था। हाँ, सामने लटका हुआ पर्दा कुछ हिल रहा था, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। माधवी हिलते हुए पर्दे को देखती हुई मुड़ी और शीघ्र बाहर की ओर जाने लगी।
अचानक किसी ने पीछे से हाथ रख के उसकी आंखें बंद कर ली। डर से उसकी चीख निकली और दूसरे ही क्षण कमरे में जोर की एक हंसी गूंजी। यह श्रीकांत था, जो उसके भयपूर्ण मन की धड़कन और घबराई हुई सूरत को देखकर हंस रहा था। माधवी ने उसके कंधों का सहारा लेकर पर्दे की ओर संकेत किया, जो अभी भी हिल रहा था। श्रीकांत झट से पर्दे के पास गया और उसे उठा दिया। वहां कोई न था। जब दोनों की दृष्टि आपस में टकराई तो माधवी ने पूछा, तो कौन था? कहाँ? जो सितार के तारों को छेड़ गया? उसने सितार को देखते हुए कहा। हवा के झोंके देखो, अब भी वे उसे छेड़ रहे हैं। हवा का एक तेज झोंका सितारों के तारों को हल्के से छेड़ गया। श्रीकांत मुस्कुराया और उसका मुंह अपनी ओर करते हुए बोला, वह पर्दा भी इन्हीं झोंकों से हिल रहा था। न जाने कभी कभी मन इतनी साधारण चीज़ों से डरने क्यों लगता है। तो अपने मन को दृढ़ बनाओ, पत्थर की भांति। पत्थर कहते हैं, पत्थर मन अच्छे नहीं होते। ओ, मेरा आशय दृढ़ता से था, कठोरता से नहीं। श्रीकांत अचानक रुक गया और माधवी के मुख को देखने लगा, जो बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। तुरंत ही उसे विचार आया कि वह क्या बेतुकी बातें किए जा रहा है। क्या वह सोचेगी उसके विषय में? जब वह चुप हो गया तो माधवी धीमे स्वर में बोली, एक बात कहूँ, यदि मानिए तो? क्यों नहीं, कहो। तुम्हारे लिए आकाश के तारे भी, मुझे उनका क्या करना है? मुझे तो क्या चाहिए? इतनी लंबी चौड़ी हवेली में अकेले मन कभी कभी घबराने लगता है। जी चाहता है कोई साथी हो तो चंद घड़ियां आसानी से कट जाएं। श्रीकांत उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। आज कैसे माधवी ने उसके सामने ऐसा कहने का साहस किया? वह गंभीर होकर उसका मुंह देखने लगा। माधवी ने फिर पूछा, आज्ञा हो तो ले आऊं? किसे? वह संदेह भरी दृष्टि से उसे देखता हुआ बोला, भानु को। उसके ओठों से धीरे से निकला, फिर वही, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं। क्या नोकझोंक हो रही है दोनों में? अचानक माजी ने वहां आते हुए कहा। माधवी माजी के पास आ गई और श्रीकांत की ओर देखने लगी, जो माजी को देखकर अपना वाक्य भी पूरा न कर पाया था। माजी ने फिर अपना प्रश्न दोहराया तो श्रीकांत ने उन्हें टालने का प्रयत्न करते हुए कहा, कुछ यूं ही, जरा इसे समझा रहा था। ओ, तो कह दूं माजी से? माधवी बात काटते हुए बोली। क्या? श्रीकांत ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। माजी, यह सब मुझसे कह रहे थे? वह रुक गई। हाँ हाँ, क्या कह रहा था? माजी से कहकर मेरा ब्याह। हट, छूटी कहीं की। अरे यह क्या, इस बिचारी के पीछे क्यों पड़ गया है? झूठ थोड़े ही कहती है। परंतु माजी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने की। मैं आज ही दीवान साहब के यहाँ जा रही हूँ। तो जाइए, ब्याह की तैयारी कीजिए। परंतु मैं अभी 2 वर्ष और ब्याह नहीं करवाऊंगा। 2 वर्ष में ज्योतिष विद्या पढ़ी है क्या आपने? माधवी ने झट श्रीकांत की बात का उत्तर दिया। श्रीकांत को यह बात कुछ अच्छी न लगी और स्वयं को 2 स्त्रियों के बीच में फंसा हुआ देखकर दूसरे कमरे में जाने लगा। माजी और माधवी उसकी यह खिन्नता देखकर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह सिरपिटा गया और रुककर शरीर घुमाते हुए घूरकर उनको देखा और स्वर में कठोरता लाते हुए बोला, इसमें हंसने की क्या बात है? माधवी और माजी ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा और फिर उसकी दृष्टि से श्रीकांत को देखने लगीं। चंद क्षण यूं ही एक दूसरे को देखने के पश्चात माधवी झट से बोली। हंसी आज एक पुरुष को स्त्रियों से हार मानकर भागते हुए देखकर आ गई। माधवी के इस उत्तर पर माजी को फिर हंसी आ गई। अब के माधवी और श्रीकांत ने भी अनायास उनका साथ दिया और तीनों मिलकर हंसने लगे। श्रीकांत अपने कमरे में चला गया और बात अधूरी ही रह गई। माजी अब रात दिन उसके विवाह के संबंध में सोचने लगी। वे उसे मनाने का बड़ा प्रयत्न करती, परंतु वह मानता ही न था। माधवी ने भी कई उपाय किए, परंतु कोई सफल न हुआ। आज भी बात चली थी, परंतु वह सुनी अनसुनी करके चला गया और वे दोनों मुंह ही देखती रह गईं। अब क्या होगा? माजी ने निराश होकर कहा। यह मुझ पर छोड़िए, मैं स्वयं मना लूंगी। मैं तुम्हारा मुंह लड्डुओं से भर दूंगी। माजी झट से बोली। केवल लड्डुओं से काम नहीं चलेगा माजी, तो एक वचन लूंगी। क्या? दीजिए तो फिर। लो दिया। क्या चाहिए तुम्हें? सामने बाग है ना? हाँ हाँ कहो।
उसमें एक सुंदर सा झूला, बस लो आज ही लो, वह बढ़िया झूला डलवाऊंगी कि तुम भी याद रखोगी। परंतु अब काम मेरा है, आप दीवान साहब की चिंता कीजिए। अब माँ जी अपने कमरे में चली गईं तो माधवी ने श्रीकांत की ओर मुंह बढ़ाया और चुपके से दबे पांव भीतर चली आई। वह मेज पर झुका कुछ लिखने में व्यस्त था। माधवी धीरे धीरे पीछे से उसकी कुर्सी के पास पहुंच गई और सांस रोककर उसे देखने लगी। वह कोई पत्र लिख रहा था। माधवी सोच रही थी कि बात कहाँ से आरंभ करे जिससे वह बिगड़ ना जाए। श्रीकांत ने बैठे बैठे जमाई ली। माधवी ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए पांव से मेज को ठोकर लगाई और वह चौंक पड़ा। ओ तुम माधवी, आओ। आप रुष्ट हो गए क्या पगली? वह ओठों पर मुस्कुराहट लाकर कलम हाथ से रखते हुए बोला। रुष्ट और तुमसे? तुम तो निर्दोष हो, और यदि कोई दोष हो भी जाए तो मैं तुम पर बिगड़ने वाला नहीं। सच, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। क्यों विश्वास नहीं? कभी परख लेना। तो मन की एक बात कहूँ? हाँ कहो। प्रार्थना है, यदि आपने ठुकरा दी तो कहीं की न रहूंगी, उसने बड़ी नम्रता से कहा। उसका बातें करने का अनोखा ढंग देखकर तो श्रीकांत प्रायः घबरा जाता। ना जाने वह कभी उससे क्या मांग बैठे। फिर भी वह मन को अधिकार में करते हुए बोला, ऐसा ना होगा। माँ जी ने कहकर सामने बाग में, हाँ कहो, रुक क्यों गई? अपने लिए एक झूला डलवाना है, बस। श्रीकांत अपनी घबराहट को मेज पर हाथ मारते हुए छिपा गया। लो आज ही डलवाए देता हूँ। परंतु माँ जी नहीं मानती। क्यों? उन्हें क्या आपत्ति है इसमें? यह बात पूरी करने के लिए उन्होंने मुझसे वचन लिया है। कैसा वचन? जब तक आपको विवाह के लिए, विवाह? हाँ, विवाह के लिए सहमत नहीं कर लेती, वह झूला ना पड़ने देंगी। ओ, तो अब तुम, क्या आप मेरी जरासी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? श्रीकांत उस भोले भाले मुखड़े को देखे जा रहा था। वह उसे विवाह के लिए सहमत करने के लिए कैसी चाल सोचकर आई थी। वह जानता था इसमें माँ जी का कितना हाथ था। वे दिन रात उस समय की प्रतीक्षा में थी जब हवेली की चौखट पर उसकी बहू अपने चरण रखेगी। जब बड़ी देर तक वह उसे यूं निहारता रहा तो वह झेंप सी गई और नीचे देखने लगी। माधवी जी, मेरे ब्याह की इतनी चाह है तुम्हें? अपनी भाभी की किसे चाह नहीं होती, चाहे वह आकर बात भी ना करे। नहीं, वह ऐसी नहीं। तुमने कैसे जाना? क्यों नहीं, एक ही दृष्टि में पहचान लेते हैं हम। तो बताओ, मुझे देखकर क्या पहचाना तुमने? सच सच कह दूं? कहो। मन चाह रहा है परंतु मुंह तक नहीं आती। क्या? शीघ्र ब्याह की इच्छा। तो अब क्या चाहिए तुम्हें, भाभी या झूला? भाभी, झूला तो स्वयं ही आ जाएगा। माधवी कुछ देर तक विस्मित सी उसके मुख को देखती रही, जैसे उसे उसकी बातों का विश्वास न आ रहा हो। फिर एकाएक वह चिल्लाई, सच? श्रीकांत के मुख पर मुस्कान देखकर उसके ओंठ खुशी से थरथराने लगे। उसकी आंखों में हर्ष के आंसू झिलमिला आए और वह अनायास चंचलता से श्रीकांत के बालों को हाथ से बिखेरती हुई भाग गई। माँ जी, माँ जी। माँ जी के कमरे में पहुंचकर चिल्लाते हुए वह बोली, क्यों री बावरी, क्या हुआ जो यूं नाच रही है? माँ जी ने उठकर आलिंगन में लेते हुए कहा, अब शीघ्रता कीजिए। किस बात की? बाग में झूला डलवाने की। क्या हुआ? वे मान गए माँ जी, वे मान गए। मैं ना कहती थी वे मुझे कभी निराश नहीं कर सकते। सच? माँ जी ने उसे जोर से सीने से लगा लिया और दोनों की आंखों में चमक आ गई। तो दोस्तों, इस प्रकार माधवी उपन्यास का भाग 1 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि नॉवल आपको कैसा लगा। जल्दी आपके सामने दूसरा भाग प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।